तो हम त्याग पत्र दे दिए, वहाँ से तो इस्तीफा दे दिया, वहाँ से कोई लेना देना नहीं। अब वो कौन फाउंडेशन था, कौन जो है श्रीमान जी थे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन है, वो एक स्वतंत्र संगठन है। और उसी 2-4-5 मैसेज के बेस पे उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया निष्कासन का। तो मैं कहता हूँ कि 45,000 संगठन में क्यों आया, जब हमारे पास हमारे नाम पे लोगों ने जैसे मैंने कई लाख जैसे लोगों ने मैंने मदद किया, और हमने उससे कई गुना बढ़ा के करी, हम अपना भी 5-6 लाख रुपया लगा के लॉकडाउन में जरूरतमंदों को हमने मदद की। नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप, और एक बार फिर से आज रविवार के दिन होते हुए भी दोबारा आपके पास तिबारा आपके पास आ रहा हूँ, बार बार आ रहा हूँ। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बात आपसे जुड़ी हुई है और बात आपसे करना भी ज़रूरी है। इन्हीं सब बातों को लेकर के ऐसा नहीं है कि आज सुमन नहीं है, बिरजू नहीं है, राकेश नहीं है, पल्लवी नहीं है, संपादक महोदय नहीं, सब कोई है, लेकिन मेरे आने का कारण कुछ और होता है। क्योंकि बातें गंभीर हैं और बिहार से जुड़ी हुई हैं। हमारे बगल में एक शख्स बैठे हुए हैं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पर इन्हें और ज़्यादा परिचित करा दिया है इनके समाज के थोड़ा सा गंभीरता से नहीं लेने वाले लोगों ने। जैसा कि इनका कहना है कि समाज सबसे पहले है, उसके बाद राज्य है, उसके बाद राष्ट्र है, और उसके बाद ये पृथ्वी है। जिस समाज ने हमें मान सम्मान पहचान दिया, उस समाज को छोड़ करके हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। जयकांत वत्स जी हैं, और आपने इनको 1 महीना लगभग पहले देखा होगा भारत लाइव के स्टूडियो पर, और वहीं से ये पूरा सिलसिला और हंगामा शुरू हुआ था। बाकी बातें भी आगे होंगी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जयकांत जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या हो गया था जब आप हमारे स्टूडियो में आए थे, और उस दिन बहुत कुछ हुआ था। एक खुशनुमे माहौल में आप स्टूडियो में आए थे, और आपने बहुत सारा वादा किया था कि अपने समाज के लिए आप क्या क्या करने जा रहे हैं। राजनीति से उठ करके समाज के लिए बहुत कुछ करने का जज्बा लेकर के आप सामने आए थे। आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आप मीडिया की सुर्खियों में आ गए, समाज में चर्चा का विषय बन गए, जो कि आप पर्दे के पीछे लगातार काम करते आ रहे हैं, वर्षों से करते आ रहे हैं जी। लेकिन भारत लाइव में जैसे ही आप आए, उसके बाद से पूरा ये माहौल बदल गया। क्या कुछ हुआ था? देखिए, 8 जुलाई को जैसे कि हम आए थे, मुझे कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन का, और उसके बाद से लगातार हम अच्छे काम करना शुरू कर दिए थे जी। जैसे ब्लड बैंक की बात है, उसकी हमने घोषणा करी जी। श्री परशुराम छात्रावास की हमने बात करा जी। और भी जो 1990 के दशक में बाबा ब्रह्मेश्वर मुखिया के समय में जो क्रांतिकारी थे, उनके परिजनों के लिए भी हमारे पास योजना बन गया है, और उसकी भी हमने घोषणा करी थी। तो ये सारे चीज़ करने के बाद, और यही चीज़ें हम सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हम बता भी रहे थे। उसके बाद हम 5 सदस्यीय कोषाध्यक्ष का घोषणा किए, और उसके 4-5 घंटे बाद ही जैसे लाइव आके हमारे श्रीमान जी भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के जो पहले संस्थापक जो रहे जी, और अभी RJGP के सुप्रीमो कहे जाते हैं, उन्होंने निष्कासन जैसे की बात कर दी, कुछ आरोप भी लगा। हम आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा भारत लाइव और बिहार के दर्शकों को और भारत के दर्शकों को भी एक बात बता दें कि अपने समाज के लिए आपने देखा होगा कि युवा जो हैं जागृत हुए हैं समाज को आगे बढ़ाने के लिए। समाज के दबे कुचले लोग जो हैं, समाज की जो समस्याएं हैं उसको पब्लिक डोमेन में रख करके और उस समस्या का समाधान और निदान के लिए संगठन बनने लगे हैं। अलग अलग जातियों के संगठन आपने देखा होगा, अलग अलग समुदाय के संगठन आपने देखा होगा। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन भी इसी तरह का एक संगठन था, जिसको बनाने के पीछे उद्देश्य था कि इस समाज के दबे कुचले लोग जो हैं और उनके अधिकारों की जो क्षरण हो रहा है उसको वापस लिया जाए, और खास करके राजनीतिक परिवेश में जो धीरे धीरे
शून्यता, रिक्तता आती जा रही है, उसको पुनः वापस लिया जाए और मजबूत लड़ाई लड़ी जाए। इसके मद्देनजर संगठन की स्थापना हुई। जयकांत जी पर्दे के पीछे लगातार रहे हैं। आपने सुना होगा आशुतोष कुमार का नाम। आशुतोष कुमार भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के फाउंडर और अध्यक्ष भी हुआ करते थे। कई बार हमारे चैनल पर भी आपने देखा होगा और लगातार वो मीडिया के सुर्खियों में भी रहते हैं। बहुत सारे काम उनके थे, जिस काम के पीछे एक बड़ा संगठन था और संगठन के मजबूत लोग थे। कई स्तंभ थे, जिनमें से एक स्तंभ सामने हमारे बगल में बैठे हुए हैं और इनका बहुत सारा रोल था, जो धीरे धीरे करके इस संगठन के अन्य लोगों के द्वारा, आपने देखा होगा कि फूल सिंह भी जब आए थे तो उन्होंने ये बातें कही थी। इसके बाद पुष्कर जी जब हमारे चैनल पर आए थे उन्होंने भी ये बातें कही थी। और कई लोग जब हमारे संगठन को लेकर के हमसे बातें करने के लिए आए, तब जयकांत जी का नाम दबे जुबान में आता रहा। अचानक से संगठन में जब ये दबाव बनना शुरू हो गया कि संगठन और राजनीतिक पार्टी दोनों को अलग अलग कर दिया जाए, मुद्दा यही था कि संगठन और राजनीतिक जो उनका रास्ता अपना लिए हैं उस रास्ते को अलग कर लिया जाए, क्योंकि संगठन किसी राजनीतिक पार्टी का पोषक नहीं हो सकता है, वो सबके लिए है। और यही वो बात था जिसको लेकर के मजबूर होकर के 8 जुलाई को, जैसा कि ये तिथि बता रहे हैं, 8 जुलाई को अचानक से उनके मन में बात आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और आशुतोष कुमार ने स्वयं घोषणा किया कि कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जयकांत वत्स जी अब संगठन का कमान संभालेंगे, यानी भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन का। और वही वो खुशी थी जिसको जाहिर करने, और हमने भी सोचा था कि लगातार हम आशुतोष कुमार के बातों को आप तक रख रहे हैं। अब ये नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं तो ये संगठन कैसे आगे काम करेगा? क्या आशुतोष कुमार के पीछे पीछे चलेगा या फिर ये संगठन एक बड़े प्रोस्पेक्ट में चलेगा जिसमें सभी दल के, खास करके उस वर्ग के, समाज के लोग हैं, दबे कुचले लोग या जरूरतमंद लोग हैं, क्या वो भी यहाँ गुहार लगा सकते हैं या संगठन से अपेक्षाएं कर सकते हैं? इन्हीं सब बातों को लेकर के हमने इन्हें स्टूडियो में बुलाया था और बड़े ही खुशनुमा माहौल में सारी बातें हुई थी और इन्होंने बहुत सारी बातें कही थी। पिछली बातों को भी उन्होंने दोहराया था कि पिछले कई वर्षों से लगातार ये पर्दा के पीछे काम करते रहे, संगठन की मजबूती के लिए इन्होंने जो काम किए थे वो भी हमने बताया और कुछ नई योजनाओं को भी इन्होंने कहा। उसी दौरान इन्होंने ये बात जरूर कही थी जो हमारा प्रश्न था और आपके भी अंदर ये निश्चित रूप से बैठा हुआ होगा कि क्या ये संगठन एक खास मकसद से या नई जो पार्टी बनाई गई है, जज्बा उस पार्टी के साथ चलेगा या उसके संरक्षण में ही चलेगा? इन्होंने साफ तौर पे क्लियर कर दिया, साफ कर दिया था कि ये उसके लिए नहीं तैयार हुआ है, बल्कि जो ब्राह्मण भूमिहार या भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन है वो एक स्वतंत्र संगठन है और ये हर दल, हर खंड, हर व्यक्ति के लिए जो इस समाज से आते हैं उनके लिए जागरूक रहेगा और उतना ही मजबूती से, जितना मजबूती से आशुतोष कुमार के लिए खड़ा रहेगा उतना ही मजबूती से किसी अन्य पार्टी या अन्य लोगों के लिए भी खड़ा रहेगा, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो या जिस तरह के भी लोग हों। ये बातें अब यहीं से जो है मुद्दा धीरे धीरे डाइवर्ट होना शुरू हो गया और इनके मुखरता को लेकर के, जैसा कि हमारा आकलन है, अब बाकी बातें तो जयकांत जी अपने से बताएंगे, लेकिन हमारा जो सोच था उस सोच के हिसाब से हमने जो बातों को रखी थी और इन्होंने जो अपनी बातें रखी थी वो अब धीरे धीरे 1 सप्ताह के अंदर में पलट गया। ये बहुत खुश थे और बहुत सारी कार्यकारिणी में परिवर्तन और नए नए सोच के साथ ही आगे बढ़ रहे थे। उसके बाद क्या कुछ हुआ खुद इन्हीं से हम जानते हैं। उसके बाद क्या हुआ, जो पूरा विस्तृत जो ब्यौरा था, जैसा कि ऑफ द रिकॉर्ड या हमने जो अपना आकलन था उसके हिसाब से जो बातें समझी वो हमने रखा। अगर आप हमारी बातों में भी अगर देखते हो कि कुछ है कमी बेशी तो आप उसको पूरा करते हुए और अपनी बातें रखें कि जब आपको 8 जुलाई को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, आप बड़ी खुश थे कि अब हम संगठन को बड़ी मजबूती के साथ आगे लेकर के चलेंगे और सब समाज के लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे। कोई राजनीतिक दल नहीं है बल्कि एक संगठन है जो समाज के हित के में काम करेगा, चाहे जिस जगह के लोग आवे। उसके बाद क्या कुछ हुआ? उसके बाद से हम अपना कार्य स्टार्ट कर दिए। कार्य स्टार्ट होने के बाद से वही एक दिन प्रकरण हुआ था जिसमें हम 5 सदस्यीय कोषाध्यक्ष का मैंने अनाउंसमेंट किए थे। मैंने आप पारदर्शिता चाहते हैं, मतलब कि हम विदाउट सिस्टम हम कोई काम नहीं करना चाहते थे और योजना के तहत हम जितनी भी अनाउंसमेंट किए थे उसका हम योजना बना लिए हैं, उसके बाद ही जैसे मैंने किए थे। अब इसी बीच में
4 बजे लाइव आते हैं श्रीमान जी, और लाइव आने के बाद पहले की 2-4 मतलब 8 तारीख के बाद, एक सप्ताह के बाद, हाँ 7-8 दिन जी, के बाद ही की बात है कि जो पद का जो नए कार्यकारी अध्यक्ष हैं जयकांत कुमार पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और कुछ कार्यकर्ता इनसे नाराज हैं। जबकि उस दिन 2-4 लोग का जो उनके चाटुकार थे, उनके आसपास के जो लोग थे, वही लोगों ने ही ऐसा मैसेज डाला था और उसी 2-4-5 मैसेज के बेस पे उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया निष्कासन का। इसके अलावा यहाँ तक तो ठीक था जी। इसके बाद आरोप भी लगा दिया लॉकडाउन के लिए जी। लॉकडाउन में आशुतोष कुमार का कोई भी व्यक्ति जो आशुतोष कुमार को जानते थे, उन्होंने 1 पैसे की मदद नहीं हमें किया था। लॉकडाउन में जितने भी लोग ने मदद किया था, तो उसमें जैसे कुछ ब्यूरोक्रेट्स थे जिनका नाम हम नहीं उजागर किए हैं, बाकी मेरे कुछ फैमिली से थे, मेरे फ्रेंड्स थे जो मुझ तक ही सीमित थे। हालांकि हम संगठन का अकाउंट सोशल मीडिया पे डाला था, उन लोग सब ने डाला था, बट जो चूँकि हमें एक्यूरेट जानकारी नहीं है, चूँकि अकाउंट हमें बताया नहीं, मैंने अकाउंट के बारे में जानकारी कभी दी नहीं गई मुझे। तो लेकिन जो उन्होंने बताया था, जो उनके कोषाध्यक्ष थे कि करीब 45,000 के आसपास में लॉकडाउन में आया है जी। तो मैं कहता हूं कि 45,000 संगठन में क्यों आया, जब हमारे पास हमारे नाम पे लोगों ने जैसे मैंने कई लाख जैसे लोगों ने मैंने मदद किया, और हमने उससे कई गुना बढ़ा के करी। हम अपना भी 5-6 लाख रुपया लगा के लॉकडाउन में ज़रूरतमंदों को हमने मदद करी, और थोड़ा बहुत नहीं, हमें लगता है यदि किट की बात करें तो हम कई फाउंडेशन से मदद लिए, ख्वाहिश फाउंडेशन, रूही फाउंडेशन, बहुत से श्रद्धालु थे वो जो हमें जानते थे। अभी भी बहुत से लोग हैं जो उनका नाम नहीं जानते हैं, उस बेस पे वो हमें जानते थे, हमारे बिहार पे जैसे उन्होंने दिया। यहाँ तक कि एक विष्णु मित्तल जी हैं जो कि वहाँ बहुत अच्छे मैंने उद्योगपति हैं, उनका चाह था कि उनको भी हम मैंने जयकांत जी लगातार सामाजिक कार्यों से आप जुड़े रहे हैं, कई से सामाजिक कार्य हैं जो आपके प्रोफाइल को देखने के बाद हमने भी पढ़ा है कि आप गरीबों के लिए मदद करते रहते हैं। आप रास्ता चलते हुए अगर अपनी गाड़ी से जा रहे हैं और कहीं आपको दिव्यांग नज़र आ जाते हैं या कोई कष्ट में नज़र आ जाता है, तो गाड़ी रोक करके आप काम करते हैं। इस तरह की बहुत सारी कहानियां जो हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के लोगों से हमें जानकारी मिली है, और बचपन से मेरी आदत रही है ऐसी। हाँ। इसके साथ साथ आप आध्यात्मिक भी रहे हैं जी हाँ। और इतना ही नहीं, आपने जाति और धर्म से ऊपर उठ करके, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सबकी मदद आप करते आ रहे हैं। और लॉकडाउन के दौरान भी जो जरूरतमंद लोग थे, या बिहार के हों या बिहार के बाहर के हों, इन सब बैरियर्स को आपने पार करके काम किया है, जो कि हमारे पास भी बहुत सारी सूचनाएं आई हैं। और इस बीच में हमें जो जानकारी मिली थी, हमने आशुतोष जी के द्वारा भी अपने द्वारा, जो हमारा भारत लाइव के द्वारा भी जो चीज़ें शुरुआत की गई थी, लोगों को मदद की गई थी, उसमें आपके फाउंडेशन की तरफ से भी हमें भी सहयोग मिला था। हम इस बात के लिए आभारी भी हैं, क्योंकि वो संगठन के द्वारा हमने आग्रह किया था, उन्होंने खुद आग्रह किया था कि आप अच्छा काम कर रही है आपकी टीम, और उन्होंने भी किया था। खैर ये सब बातें तो होती रही, लेकिन ये जो संगठन को लेकर के आप लगातार संगठन से जुड़े रहे हैं, आप भी एक तरह से ये माना जाता है कि फाउंडर के रूप में ही आप जुड़े हुए थे, शुरुआती दौर से ही आप साथ में रहे, संरक्षक भी रहे, आप पर्दे के पीछे से काम करते रहे लगातार। जैसी कि हमारी जानकारी है, और संगठन के कई लोग हमारे चैनल पे आते रहे हैं, उन लोगों का भी कहना रहा है कि संगठन के लिए आपने बहुत कुछ न्यौछावर किया है, समय से लेकर के, अपनी नौकरी का समय से लेकर के, और भी बहुत सारी चीजें आपने कुर्बान किया है। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि खुद ही वो घोषणा करते हैं कि आपको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए, और फिर खुद ही कर लेते हैं? क्या संगठन का कोई बायोलॉजी या आइडियोलॉजी वगैरह नहीं था कि एक व्यक्ति जो जब चाहे तब संगठन में किसी को कोई पद दे सकता है और कोई पद ले सकता है? इसके पीछे का क्या था? माने आपके साथ संगठन के लोग नहीं थे, या फिर क्या था, ये कुछ मोनोपोली? देखिए, बायोलॉजी तो बना था बिल्कुल पहले, सचिव बिहारी शर्मा जी थे, तो उन्होंने मेहनत करी थी, और हम लोग मैंने भी उसमें इनपुट्स डाले थे बहुत सी चीज़ें, तो बायोलॉजी बिल्कुल बना हुआ था। बट वो सिस्टम में, खास करके जो कंपनी एक्ट भूमिहार फाउंडेशन रहा, उसके बायोलॉजी में नहीं इन्होंने अपनाया। और उसके बाद अनुशासन समिति भी बनी थी, कार्यकारिणी भी बनी है, अभी भी मेरे ख्याल से है कार्यकारिणी है, उसमें मैं हूँ नहीं, तो सब कुछ बने हुए। लेकिन कभी भी जितने भी उन्होंने काम किया, 7 नवंबर जो पटना गांधी मैदान के बाद जैसे उन्हें फील हुआ कि जो है सो वही उन्होंने किया, उन्हीं के चलते इतनी भीड़ हुई। 8 तारीख को ही, जैसे 8 नवंबर 2019 को ही उन्होंने हिटलर जैसे टीम को भंग कर दिया।
तो अब तो आप संगठन में नहीं है ना, तो देयर इज नो एनी सिस्टम इन दिस फाउंडेशन। जी जी। हाँ, तो कोई ऐसा रहा ही नहीं। हालांकि जब हमने फ़ोन किया तो बोला गया कि भैया कोई नहीं, आप तो बहुत करीब हैं, चीज़ें हम अपने हिसाब 2-4 लोगों से बात किए थे, लेकिन पता चला किसी से बात नहीं हुई थी। अकेला डिसीजन उस टाइम में भी हुआ था, बाद में भी अकेला ही डिसीजन होता रहा, जिसकी वजह से लोग छोड़ के जाते रहे, अच्छे अच्छे स्तंभ हमारे छोड़ के जाते रहे। अब आगे जो है, ये तो सिस्टम यहाँ था, ये हो गई आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे को छोड़ने और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बात। चूंकि आप एक समाज सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आपने लगातार समाज सेवाएं की हैं, कई ऐसी बातें हैं जो हम अपने दर्शकों को भी कहेंगे कि आप जयकांत जी के फेसबुक प्रोफाइल या सोशल मीडिया के अलग अलग माध्यम पर जाएंगे तो पता चल जाएगा कि ये क्या कुछ करते रहते हैं। आप सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपने समाज के प्रति समर्पित होने का जो आपके अंदर एक जज्बा है, उसको लेकर के आगे निश्चित रूप से आपने कई घोषणाएं की हैं। आपने उस समय भी घोषणा किया था जब पहली बार आप हमारे स्टूडियो में आए थे। उन घोषणाओं की पूर्ति के लिए अब आगे आप किस तरह से इसको आगे लेकर के चलेंगे? क्या आप उन पर केस करेंगे या फिर अलग होकर के फिर से समाज के लिए खड़ा होंगे? नहीं, अलग, वो तो हम त्याग पत्र दे दिए, वहाँ से तो इस्तीफा दे दिया, वहाँ से अब कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। अब वो कौन फाउंडेशन था, कौन जैसे श्रीमान जी थे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। और सामाजिक काम करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे हमने निर्णय लिया है कि एक संगठन जरूर होगा और बहुत जल्द जैसे हम इसकी घोषणा करेंगे और उसके बैनर तले जैसे बिल्कुल पारदर्शिता के साथ जैसे हम काम करेंगे। हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब लोग मैंने समझिए कि तैयार हैं, मतलब इंतजार कर रहे हैं कि कब हम घोषणा करें। अब तो आप उस संगठन में नहीं हैं जयकांत जी, लेकिन निश्चित रूप से जो लोग आपको जानने वाले हैं, संगठन को जानने वाले, संगठन से जुड़े लोग हैं, वो जरूर जानना चाहेंगे कि संगठन का जो मूल उद्देश्य था, क्या उद्देश्य चल रहा है या उद्देश्य से भटक गया है? वो तो बिल्कुल भटक गए, वो तो पार्टी में विलीन हो गए हैं, वो तो सब राजपा पार्टी पे चले गए हैं। जो संगठन में वो राजपा के झंडा लेके घूम रहा है, तो वो पार्टी का और संगठन का दोनों का अलग अलग विचारधारा था, वो तो सब बिल्कुल खत्म, संगठन बिल्कुल खत्म है। समाज के पास अभी कोई है ही नहीं नेतृत्व करने वाला। इसका मतलब आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि उस संगठन इसीलिए बनाया गया था कि राजनीतिक मकसद को पूरा किया जा सके? बिल्कुल सामने दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। बात भी आ रही चारों तरफ से कि वो आरजेडी से मिले हुए, कई तरह की बातें भी आ रही हैं। तो आगे समाज के लोगों को जो एक तरह से मान लीजिए कि भटकाव की स्थिति आ गई है, समाज के लोगों को इस तरह की समस्याएं अब आएंगी, तो उसको पाटने के लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए हम जितने भी पुराने साथी जो कि निकल के गए हैं इस मंच से, सब पिलर थे, सब स्तंभ थे, उन सबको हम इकट्ठे कर रहे हैं और सबसे हमारी बातचीत चल रही है। और इसी के तर्ज पर फिर भी एक नई संगठन, चूँकि पुराने संगठन में जैसे तैसे हुआ है और वो ठीक से चला नहीं, तो हम एक नया मैंने होता है कि इफ़ विल चेंज योर डायरेक्शन योर लाइफ विल गेट चेंज। इन द सेम वे हम जैसे एक नई संगठन के माध्यम से बिहार ही नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया में जैसे हम सबको एकजुट करेंगे, ब्राह्मण के जितने भी उपजाति हैं सबको एकजुट करके हम काज करेंगे। और ख़ास करके बिहार की बात है, जो हमने वादा किया है वो योजना हमारे मन में बना हुआ है और जो हमारे साथी हैं सबके मन में बना हुआ है, अप्रूव्ड हो चुका है। वो सारी हम अनाउंसमेंट जो किया है वो सब जैसे हम करके दिखाएंगे। तो आपने जयकांत जी की बातें सुन ली, बहुत लंबी बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन इनके दावे ये बता रहे हैं कि बहुत जल्द कोई नया समीकरण और विकल्प इस समाज को मिलने वाला है। कितना जल्दी मिलेगा इस पर भी चर्चाएं हमने ऑफ द रिकॉर्ड भी किया है, लेकिन ये अभी उन सब बातों पर ज़्यादा फोकस करने से बेहतर समझते हैं कि अपने समाज के लोगों को कैसे उस मकर जाल से निकाला जा सके और समाज को एक सही दिशा मिल सके। जैसा कि शब्दों के हेर फेर में थोड़ा अंतर हो सकता है, पर एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जो इनकी छवि रही है उसे वो यथास्थिति कायम रखते हुए समाज के लिए समर्पण के साथ आगे का रास्ता बनाना चाहते हैं। इंतज़ार कर रहे हैं कि समाज के जो लोग इस तरह से समर्पित भाव से संगठन के साथ या फिर यूं ही जुड़ करके आगे चलना चाहते हैं, उनका स्वागत भी करते हैं और वो इनसे संपर्क कर सकते हैं। कारवां बनना शुरू हो चुका है, अब कारवां का हिस्सा बनना आप यदि चाहते हैं तो आप बन सकते हैं। आगे क्या होगा, या फिर एक और आशुतोष कुमार देखने को मिलेगा जयकांत वत्स के रूप में, या फिर जयकांत वत्स एक उदाहरण पेश करेंगे अपने समाज के लिए? प्रश्न बड़े हैं, आपको भी सोचिएगा जरूर, कारण कि बड़ा मुश्किल है
समाज के प्रबुद्ध जनों को एकजुट करना। जब एकजुट होते हैं तो या तो बहुत बड़ा आविष्कार होता है, नहीं तो फिर विध्वंस होता है। इंतज़ार कीजिए, फिर बहुत जल्द इनको कटघरे में खड़ा करेंगे। अभी तो बातें हो रही हैं, लेकिन जब कसौटी पर कसे जाएंगे तब इनसे 1 to 1 बात होगी और तब सवाल भी वही होंगे तीखे, और जवाब इनके अनुसार नहीं होगा। आप जो सवाल करेंगे, आप जो इस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, वो सवाल हम जीवित रखते हुए इनसे अगली मुलाकात करेंगे। हमें दे इजाज़त और देखते रहें भारत लाइव। नमस्कार। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।